हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं प्रवीण कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी शानदार चल रही होगी। जैसा कि आपको विदित है, रोज हमारी मुलाकात होती है राजस्थान से जुड़े उन महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। इसी कड़ी में आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान के इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन। जब बात आती है राजस्थान के इतिहास की जानकारी के स्रोत की, तो उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं राजस्थान के अभिलेख। जी हां, अभिलेख की बात हम अगर करें तो इनमें हम शिलालेख, साथ ही साथ प्रशस्ति और मुद्रा शास्त्र आदि की चर्चा करते हैं। इनके अलावा लिटरेचर से भी हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन ये जो अभिलेख हैं, क्योंकि अधिकतर अभिलेखों के ऊपर लगवाने वाले शासक या फिर जिस किसी के द्वारा भी इसे लगाया गया उसके नाम के साथ साथ इनके प्रशस्तिकार और तिथि का अंकन भी यहां हमें देखने को मिलता है, जिससे प्राचीन इतिहास को जानने का एक प्रामाणिक स्रोत हम मान सकते हैं। तो बहुत बार हमसे इन अभिलेखों के संदर्भ में एग्जाम में प्रश्न पुटअप किए जाते हैं। आज मैं आपको कवर करवाने वाला हूं कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख और शिलालेख। सबसे पहले तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि क्या अभिलेख और शिलालेख में कुछ फर्क होता है। जी हां, जैसे कुछ ताम्रपत्र मतलब किसी तांबे के पत्र के ऊपर कोई भी अभिलेख लिख दिया गया हो, और किसी रोक या चट्टान के ऊपर अगर कोई इंस्क्रिप्शन या अभिलेख लिखा है या फिर कोई भी लिखावट या फिर कोई भी जानकारी लिखी है, तो उसे हम शिलालेख कहते हैं। ये शिलालेख, प्रशस्ति, ताम्रपत्र, ये सभी पार्ट हैं किसका? अभिलेख का, इंस्क्रिप्शन का। आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानकारी प्राप्त करते हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे राजस्थान के इतिहास के दृष्टिकोण से है, या फिर मैं यूं कह दूं कि चौहान डायनेस्टी से रिलेटेड जो अभिलेख हमें देखने को मिलता है, रोक एडिक्ट जो हमें देखने को मिलता है, उसका नाम आता है बिजोलिया शिलालेख। जी हां, बिजोलिया आपको पता ही होगा भीलवाड़ा में है और भीलवाड़ा से ही यह हमें प्राप्त हुआ था, जिसका प्रशस्तिकार आता है गुणभद्र। इनका नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे। अब यह बिजोलिया शिलालेख हमें किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो मैंने आपको बताया कि चौहानों की उत्पत्ति के बारे में भी इसमें जानकारी है, और प्रारंभिक चौहान शासकों से लेकर जो अजमेर में शासन चौहानों का रहा, उनके बारे में विवरण इस अभिलेख में या शिलालेख में किया गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सांभर व अजमेर के चौहानों का वर्णन इसमें मिलता है, और इसी अभिलेख से हमें यह भी जानकारी प्राप्त होती है कि इन चौहानों का आदि पुरुष या फिर मैं कह दूं कि मूल पुरुष, मतलब जिनके द्वारा इस चौहान वंश की स्थापना की गई थी, अर्थात हम बात कर रहे हैं वासुदेव चौहान की, जिनके द्वारा 551 ईस्वी में इस चौहान डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया गया था। इसकी जानकारी भी यह बिजोलिया शिलालेख हमें प्रदान करता है। साथ ही साथ इसी में यह भी लिखा है कि जो सांबर झील आती है, इस सांबर झील का निर्माण भी इन्हीं वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। और तो और इनकी कैपिटल जो इन्होंने बनाई, राजधानी जो इन्होंने बनाई, जिसका प्राचीन नाम यहां पर लिखा है अहिछत्रपुर। आपको पता होगा वर्तमान नाम तो इसका नागौर आता है, क्योंकि कई सारे ऐसे हमारे राजस्थान के प्राचीन शहर जिनका नाम यहां पर इस बिजोलिया शिलालेख में हमें देखने को मिलता है, उन्हीं में से एक है नागौर, जिसका प्राचीन समय में नाम था अहिछत्रपुर। इसी क्षेत्र को अपनी कैपिटल वासुदेव चौहान के द्वारा बनाई गई थी। सीधी सी सिंपल सी बात, मैंने ये कहा चौहान डायनेस्टी के बारे में जानकारी प्रदान करता है। प्रशस्तिकार जो था उसका नाम था गुणभद्र। वर्तमान भीलवाड़ा से हमें यह प्राप्त हुआ है, और चौहानों के मूल पुरुष या आदि पुरुष वासुदेव चौहान के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावा मैंने ये कहा है कि कई प्राचीन शहरों के नाम हमें यहां से देखने को मिलते हैं, और चौहानों की उत्पत्ति के बारे में भी इसी शिलालेख से जानकारी प्राप्त भी होती है। आपने वत्स ऋषि का नाम तो अवश्य ही सुना होगा, और बहुत बार एग्जाम में सीधा सीधा यह प्रश्न आपने अवश्य ही देखा होगा
किस शिलालेख के अनुसार चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण माना गया है? देन हमारा सीधा सीधा आंसर आता है बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। अर्थात चौहानों को वत्स ऋषि का वंशज माना गया और चौहान जो थे ये वत्स ऋषि जो थे यह ब्राह्मण वंशीय थे, इसीलिए चौहानों को भी ब्राह्मण वंशीय बता दिया गया। साथ ही साथ मैंने ये कहा कि कई प्राचीन स्थलों के नाम यहां से मिलते हैं। जैसे बात अगर की जाए जाबालीपुर, जाबालीपुर का वर्तमान नाम जालोर, क्योंकि महर्षि जाबाली का कर्म क्षेत्र यह रहा है, इसीलिए प्रारंभ में उनका नाम, इस क्षेत्र का नाम इन्हीं महर्षि जाबाली के नाम पर रखा गया था। साथ ही साथ दिल्ली का भी जिक्र इसमें किया गया है, क्योंकि चौहान वंशी एक शासक विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें हम विसल देव के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने दिल्ली का अर्थात दिल्ली के ऊपर अधिकार स्थापित किया था। तो दिल्ली का प्राचीन नाम दिल्ली का इस अभिलेख में मिलता है। इसके अलावा श्रीमाल जो वर्तमान भीनमाल है, शाकंभरी जो वर्तमान सांभर है, नडुल मतलब नाडुल पाली का क्षेत्र, अही छत्रपुर अभी अभी हमने डिस्कस किया ही था, नागौर, विंध्यवली, बिजोलिया का प्राचीन नाम विंध्यवली इस अभिलेख से हमें प्राप्त होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे, एक जैन श्रावक थे, क्योंकि यहां पर बिजोलिया में एक मंदिर था, उसी के पास में इस रॉक एडिक्ट को लगाया गया था। तो इस मंदिर का निर्माण जो किया गया, एक जैन श्रावक आते हैं जिनका नाम आता है लोलाक। इन्होंने पार्श्वनाथ मंदिर की निर्माण की स्मृति में यह शिलालेख जो था यहां पर लगवाया था और उसी से यह संपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। यहां तक एकदम स्थिति आपको क्लियर हो गई होगी, किसी भी प्रकार की समस्या प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। मैंने थोड़ी ही देर पहले आपको बताया विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें हम विसलदेव के नाम से भी जानते हैं, और विसलदेव ने अपना साम्राज्य अर्थात अजमेर के चौहानों का साम्राज्य दिल्ली तक फैला दिया था। इस बात का उल्लेख भी इसी शिलालेख में किया गया है। साथ ही साथ जो उस समय भूमि का दान दिया जाता था, या फिर मैं यूं कह दूं कि जो भी प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो गांवों की इकाई हुआ करती थी, उनके नाम भी यहां हमें देखने को मिलते हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि स्टेटमेंट वाइज प्रश्न में भी हमसे यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है वन लाइनर के अलावा। तो देखिएगा, भूमि अनुदान के लिए डोहली शब्द का प्रयोग किया जाता था। किसी के द्वारा भी किसी भूमि का दान किसी दूसरे व्यक्ति को, मान लीजिए किसी शासक ने किसी भी व्यक्ति को जिसके ऊपर उसका दिल आ गया हो, या फिर किसी ने शासक के लिए भलाई के लिए या फिर उसके लिए सेना में कोई अच्छा कार्य कर दिया हो, या फिर कोई पंडित हो, उसको अगर भूमि दान में दी गई है तो शब्द आएगा डोहली। साथ ही साथ जो गांव की बड़ी इकाई हुआ करती थी उसे प्रतिगण कहा जाता था, और जो ये प्रतिगण है इनके अधिकारियों की बात हम अगर करें तो ये महतम और पारिग्राही जो हैं ये आपके यहाँ के अधिकारी हुआ करते थे। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रॉक एडिक्ट है ये बिजोलिया शिलालेख, क्योंकि हमें प्राचीन राजस्थान के बारे में इससे जानकारी प्राप्त हो रही है। उम्मीद करूंगा बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, एक और शिलालेख के बारे में चर्चा करते हैं, एक और रॉक एडिक्ट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम आपको दिख ही रहा है, घटियाला रॉक एडिक्ट, घटियाला शिलालेख। सबसे पहले तो कहां से मिला और किसके बारे में या फिर क्या जानकारी हमें यहां से प्राप्त होती है, तो बात आती है जोधपुर की, और जोधपुर से हमें यह प्राप्त हुआ है और कक्कुक प्रतिहार के द्वारा इसे उत्कीर्ण करवाया गया था। कक्कुक प्रतिहार, अगर आपने कभी भी गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में पढ़ा है तो आपने कक्कुक के बारे में, कुक या कक्कुक जिनका नाम हमें मिलता है, इनके बारे में भी अवश्य ही पढ़ा होगा। उन्हीं के द्वारा इसको उत्कीर्ण करवाने का कार्य किया गया, क्योंकि स्वयं कुक या कक्कुक जो हैं वह प्रतिहार डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इसीलिए इस घटियाला अभिलेख या शिलालेख से हमें गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी अभिलेख में लिखा है कि 597 लगभग है, कोई निश्चित तिथि इसमें वर्णित नहीं की गई है, कि 597 ईस्वी के आसपास जो हरिश्चंद्र या रोहलिदी थे इनके द्वारा प्रतिहार वंश की स्थापना की गई थी। साथ ही साथ इसमें यह भी लिखा है जो हरिश्चंद्र या रोहलिदी आते हैं इनके द्वारा एक तो क्षत्रिय स्त्री से और दूसरा ब्राह्मण स्त्री से विवाह किया गया था, और इसी क्षत्रिय स्त्री से रज्जिल, दह, कदक व भोग भट्ट आदि 4 पुत्र हुए थे हरिश्चंद्र या रोहलिदी के।
रजिल दह, कदक और एक मैंने आपको बताया इसका नाम आता है भोगभट। ये चारों पुत्रों का नाम भी इसी अभिलेख में या शिलालेख में हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो शक्तिशर हरिश्चंद्र के हुए या रोहिलिदी के जो गुजर प्रतिहार वंश के संस्थापक हैं, उनका विवरण भी इसमें दिया गया है और ये कहा गया है कि रजिल इनके बाद शासक बना था, उसके बाद कुक या ककुक और बाद में नागभट्ट यहां पर शासक रहा। अगर हम चर्चा करेंगे, इसका लेखक जो था इसका नाम आता है मग और जिसके द्वारा उत्कीर्ण इसको किया गया था इसका नाम आता है कृष्णेश्वर। उत्कीर्ण किसने करवाया था? देन कुकक या ककुक प्रतिहार ने इसको वो आपके उत्कीर्ण करवाने का कार्य किया था। तो सीधी सी सिंपल सी बात है, जिस प्रकार बिजोलिया शिलालेख हमें चौहान कुल के बारे में जानकारी प्रदान कर रहा है, ठीक इसी प्रकार घटियाला अभिलेख या शिलालेख गुजर प्रतिहार वंश के बारे में या प्रारंभिक शासन जो गुजर प्रतिहारों का रहा उसके बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है। बढ़ते हैं आगे, चर्चा करते हैं एक नए अभिलेख या शिलालेख के बारे में और इसका नाम आता है कुंभलगढ़ शिलालेख। वैसे कुंभलगढ़ फोर्ट का नाम आपने अवश्य ही सुना होगा, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। कुंभलगढ़ वही है जो हमारे राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद दूसरा महत्वपूर्ण स्थान दुर्गों में रखता है और वहीं पर कुछ शिलाओं के ऊपर या फिर मैं यूं कह दूं कि 5 शिलाओं के ऊपर यहां पर जो शिलालेख था यह उत्कीर्ण करवाया गया था, लेकिन ये सभी शिलाएं वर्तमान में मौजूद नहीं हैं, जिनमें से पहली, तीसरी और चौथी शिलाएं ही अब उपलब्ध हैं। और क्योंकि महाराणा कुंभा के द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, तो महाराणा कुंभा ने अपने बारे में तो इसमें लिखवाया ही लिखवाया, बल्कि जो मेवाड़ का प्रारंभिक इतिहास था वहां से लेकर महाराणा कुंभा तक का वर्णन हमें इस शिलालेख में देखने को मिलता है। तो इसकी लिपि जो है ये नागरी है और भाषा जो आती है इसकी संस्कृत आती है। आपके मन में विचार आ रहा होगा कि क्या भाषा और लिपि अलग अलग होती हैं? जी हाँ, स्क्रिप्ट लिखने का जो तरीका होता है वह लिपि कहलाता है। भाषा, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं, ये मेरी भाषा है, इस भाषा को हम लिख भी सकते हैं, लेकिन किस स्टाइल में हम लिख रहे हैं, लिखने का जो तरीका है वह लिपि कहलाता है। और हम बात अगर करेंगे, इसमें यह कहा गया है एक सबसे जरूरी बात, इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि हमें पता है कि इस मेवाड़ की स्थापना जो की गई थी यह गुहिल या फिर गुहिलादित्य के द्वारा की गई थी। लेकिन गाइस आपको जरूर याद रख लेना है, इस कुंभलगढ़ रॉक एडिक्ट में ये कहा गया है कि प्रवर्तक जो था वह बापा का मतलब मैं यहां चर्चा कर रहा हूं बप्पा रावल के बारे में, या फिर जिन्हें हम जानते हैं कालभोज के बारे में, और इन्हीं को इस वंश का प्रवर्तक इस शिलालेख में बताया गया है। और साथ ही साथ इन्हें भी ब्राह्मण वंशीय अर्थात मैं यूं कह दूं कि विप्र वंशीय बताया गया है। अगर हम चर्चा करेंगे इस शिलालेख में हमीर सिसोदिया, जिन्होंने 1326 में जयसिंह या जैसा को डिफीट करते हुए, पराजित करते हुए चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अपना अधिकार स्थापित किया था, अर्थात मेवाड़ की खोई हुई सत्ता को पुनः प्राप्त किया था, उनके बारे में भी या फिर इनके एक टाइटल के बारे में हमें यहां से जानकारी मिलती है। इन्हें कहा गया है विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन का मतलब यह है कि विपरीत परिस्थितियों में शेर के समान अडिग रहने वाला इन्हें हमीर सिसोदिया को बताया गया है, जिन्हें हम मेवाड़ का उद्धारक के नाम से भी जानते हैं। और ये सिसोदिया डायनेस्टी के फाउंडर भी थे। 1326 में इनके द्वारा इस वंश की स्थापना की गई थी। जी हाँ, तो विषम घाटी पंचानन। अब जब महाराणा कुंभा ने इसे लगवाया है तो क्या ऐसा नहीं होगा, महाराणा कुंभा अपने बारे में अर्थात कुंभा स्वयं के बारे में, उनके द्वारा जो भी उपाधियां धारण की गई या फिर उनके टाइम पीरियड के, रूलिंग पीरियड के जो भी लिटरेचर की बात आती है या फिर उनके द्वारा जो भी इन्वेजन किए जाते हैं, उनके द्वारा जो भी विजय प्राप्त की जाती है, उनका भी अवश्य ही इस शिलालेख में वर्णन मिलता होगा। जी हाँ, जानकारी प्राप्त करते हैं तो देखिएगा महाराणा कुंभा और साथ ही साथ उनकी विजयों का वर्णन, चाहे हम सारंगपुर के युद्ध की बात करें या फिर उनके द्वारा जो भी अपने काल के दौरान जो भी युद्ध किए गए थे, उन सभी का वर्णन इसमें हमें देखने को मिलता है।
और क्योंकि इस कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण स्वयं महाराणा कुंभा ने ही करवाया था और यहां पर कुंभा के निर्देशन में जो भी गार्डन वगैरह लगाए गए, साथ ही साथ जो बाग, मंदिर और बावड़ियों का निर्माण जो यहां पर हुआ, उसका उल्लेख भी यह शिलालेख करता है, अर्थात हमें यहां से जानकारी प्राप्त होती है। तो सीधी सी सिंपल सी बात है। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को ध्यान में रख लेनी है वह यह आती है कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति या रोक एडिक्ट में हमें यह जानकारी मिलती है कि बापा इस वंश का बप्पा रावल जो थे वो इस वंश के प्रवर्तक थे। आइए चलते हैं और एक और अभिलेख आता है जिसका नाम आता है चीरवा अभिलेख। ये जो चीरवा अभिलेख है ये उदयपुर के पास से प्राप्त हुआ, लगभग 1273 ईस्वी का है। और इस समय अगर हम चर्चा करें तो आपको ज्ञात होगा मेवाड़ अर्थात चित्तौड़ पर शासन जो चल रहा था वह मेवाड़ के शासक समर सिंह थे। और समर सिंह जो गुहिल वंश के शासक थे उनके ही काल पीरियड, उनके द्वारा जो भी कार्य करवाए गए उनका विवरण यह चीरवा अभिलेख प्रदान करता है। इसकी लिपि देवनागरी लिपि है और इसकी भाषा की बात हम अगर करें तो इसकी भाषा कौन सी आती है? संस्कृत भाषा आती है, चीरवा। अब जो चीरवा है यह अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। कैसे महत्वपूर्ण हो जाता है? तो इससे हमें उस काल की, क्योंकि समर सिंह के समकालीन हम चर्चा कर रहे हैं, जो भी प्रशासनिक व्यवस्था थी या फिर हम यूं कह दें कि जो भी समाज में धार्मिक और सामाजिक प्रथाएं चल रही थी, जैसे सती प्रथा, यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और यही सवाल हमसे बार बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख से हमें सती प्रथा के प्रचलन की जानकारी प्राप्त होती है? तब अपना आंसर आएगा चीरवा अभिलेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है। समर सिंह के काल के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए तो आपसे प्रश्न बहुत कम बार पूछा जाता है, लेकिन ये जो तत्कालीन या उस काल की प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक और धार्मिक जो व्यवस्थाएं हैं या फिर प्रथाएं जो थी, उनको ध्यान में रखते हुए सती प्रथा के संदर्भ में कई बार ये प्रश्न हमसे पूछा जा चुका है। इसकी रचना जो थी रत्नप्रभ सूरी, लिखाई का काम पार्श्वचंद और केली सिंह के द्वारा इसको खोदा गया था, अर्थात इसके ऊपर जो भी आपको खुदाई का कार्य दिखाई दे रहा है यह कार्य केली सिंह के द्वारा किया गया था और देलहन के द्वारा उसे दीवार में लगाने का कार्य संपादित किया गया था। हालांकि यह बातें हमसे नहीं पूछी जाती हैं, फिर भी जरूर ध्यान में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। महाराणा कुंभा के काल में ही आपको पता होगा 1437 बैटल ऑफ सारंगपुर मालवा के शासक के साथ में हुआ था और महाराणा कुंभा को इसमें विजय प्राप्त हुई थी। उसी उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था और इसी विजय स्तंभ की जो ये 9वीं मंजिल आती है, इसके ऊपर महाराणा कुंभा ने पत्थर की ताकें चारों तरफ लगवाई और उनके ऊपर मेवाड़ का इतिहास अंकित करवाने का कार्य किया, जिससे हमें न केवल महाराणा कुंभा के बारे में बल्कि मेवाड़ के इतिहास के संदर्भ में भी जानकारी प्राप्त होती है। तो 9वीं मंजिल मैंने आपको बता ही दिया है। इसकी रचना जो थी वह अत्रि और उनके बेटे महेश के द्वारा की गई थी, अर्थात प्रशस्तिकार जो थे इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के, उनके नाम आपको अवश्य ध्यान में रखने हैं। और बापा से लेकर, क्योंकि बप्पा रावल को मैंने आपको ये कहा था, जिस प्रकार कुंभलगढ़ प्रशस्ति में भी हमने देखा कि बप्पा रावल को ही इस वंश का संस्थापक माना गया है, साथ ही साथ विप्रवंशी होने की जानकारी का उल्लेख भी वहां से हमें मिलता है। तो कुंभा तक का इतिहास जो मेवाड़ में आता है उसका उल्लेख इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में किया गया था। साथ ही साथ जो महाराणा कुंभा के काल के जो लिटरेचर या फिर हम यूं कह दें, क्योंकि महाराणा कुंभा स्वयं संगीत के अच्छे जानकार थे और उनके द्वारा भी म्यूजिक के ऊपर कई सारे ग्रंथ लिखे गए थे, जैसे चंडी शतक की बात आ रही है यहाँ पर, गीत गोविंद के ऊपर टीका की बात हम अगर करें, संगीत राज जो महाराणा कुंभा के द्वारा ही लिखा गया था और ये संगीत राज 5 भागों में है, यह भी आपको पता होगा। इसके अलावा महाराणा कुंभा ने संगीत राज, संगीत मीमांसा, शूड प्रबंध, कामराज रतिसार, हरवर्तिका कई सारे ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन इनका जो कुंभाकालीन ग्रंथ है इनका उल्लेख इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में किया गया है।
इसके अलावा हम अगर बात करेंगे आपके इसी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में महाराणा कुंभा के द्वारा जो भी टाइटल या उपाधियां धारण की गई थी उसके बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। जैसे महाराजा धीराज, अभिनव भट्टाचार्य, इन्हें संगीत में श्रेष्ठ होने के कारण ये उपाधि दी गई थी। हिंदू सुल्तान, राय रायन, राणो रासो, छाप गुरु, दान गुरु, राजगुरु, सेल गुरु और अश्वपति और नरपति की जो महाराणा कुंभा की उपाधियां थी उसकी जानकारी हमें इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से प्राप्त होती है। क्योंकि मैंने ये कहा था मालवा विजय के उपलक्ष्य में ही 1440 से लेकर 1448 तक विजय स्तंभ का निर्माण किया गया था और इसी विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल के ऊपर हमने ये कहा है ये प्रशस्ति लगी हुई है। इस बात का उल्लेख भी यहां से हमें प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं एक नई प्रशस्ति जिसका नाम आता है राज प्रशस्ति। ये भी मेवाड़ के ही एक शासक हुए हैं जिनका नाम आता है राज सिंह, और राज सिंह ने अकाल राहत कार्यों हेतु एक झील का निर्माण करवाया था जिसका नाम आता है राजसमंद झील, और यहीं पर एक राजनगर कस्बा भी इनके द्वारा बसाया गया था जिसे हम वर्तमान में राजसमंद के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, यह प्रशस्ति राजसमंद में ही लगी हुई है। 1676 ईस्वी के लगभग की है ये। इसका जो प्रशस्तिकार है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रणछोड़ भट्ट तेलंग, नाम आपको जरूर याद रखना है। रणछोड़ भट्ट तेलंग के बारे में हम बात कर रहे हैं जिनके द्वारा इस राज प्रशस्ति को लिखा गया था। इसकी स्थापना महाराणा राज सिंह के द्वारा राजसमंद झील के पास में जो नो चौकी नामक स्थान आता है 25 बड़ी शिलाओं के ऊपर काले रंग की ये आपकी शिलाएं आती हैं, इनके ऊपर ये महाराणा राज सिंह ने मेवाड़ का संपूर्ण इतिहास श्लोकों के माध्यम से, हालांकि कुछ पार्ट गद्य भाग में भी हमें मिलता है, लेकिन यहाँ श्लोकों के माध्यम से इतिहास जो था यह उत्कीर्ण इनके द्वारा करवाया गया था। जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं 1106 श्लोकों के माध्यम से यहाँ पर बप्पा रावल से लेकर जगत सिंह सेकेंड जो शासक हुए उनकी वंशावली, साथ ही साथ 1615 ईस्वी में प्रथम मुगल मेवाड़ संधि हुई थी महाराणा अमर सिंह के काल में, और इस समय मुगल वंश का शासक था जहांगीर जिसने खुरम के नेतृत्व में एक बड़ी विशाल सेना मेवाड़ आक्रमण हेतु भेजी थी और उसी दौरान यह प्रथम मुगल मेवाड़ संधि हस्ताक्षरित हुई थी। इसका विवरण भी यह जो अभिलेख आता है या फिर राज प्रशस्ति आती है इसमें किया गया है। और इस झील का निर्माण जो था वो मैंने आपको बताई था कि अकाल राहत कार्यों हेतु इसका निर्माण करवाया गया था। लगभग 14 वर्ष इस झील के निर्माण में लगे थे, क्योंकि 25 बड़े शिलालेखों के ऊपर इसे कहा जाता है एशिया की सबसे बड़ी ये प्रशस्ति है, और इसके उत्कीर्णक इसीलिए अलग अलग होंगे, जैसे सुखदेव, केशव, सुंदर, लालो, मुकुंद और अर्जुन। नाम याद करने की कतई आपको आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप मेंशन वहां पर अगर जैसे मेंस में अगर हमसे पूछ लिया जाए इस प्रशस्ति के बारे में, तो आप जब इनके उत्कीर्णक वहां पर लिखेंगे तब आपको थोड़े से एक्स्ट्रा मार्क मिलने की संभावना बढ़ जाती है। जी हाँ, और हमें आगे ही तो रहना है सबसे। जी चलिए, एक छोटी सी प्रशस्ति के बारे में भी जानकारी प्रदान करता हूं, रायसिंह प्रशस्ति। और नाम से ही आपको पता लग रहा होगा रायसिंह कहाँ के शासक, बीकानेर के, जिन्होंने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण भी करवाया था, जिसे जमीन के जेवर के नाम से हम जानते हैं। धानवन श्रेणी का दुर्ग है। इसी में रायसिंह जो बीकानेर के शासक हैं, इनके द्वारा इस प्रशस्ति को इस सूरजपोल प्रवेश द्वार के पास में लगवाने का कार्य किया गया। और इसका लेखक जो था, प्रशस्तिकार जो था, इसका नाम आता है जैन मुनि जेता, या फिर इन्हें जैता के नाम से भी हम जानते हैं। साथ ही साथ इसमें राव बीका से लेकर रायसिंह तक जो शासक आते हैं, क्योंकि राव बीका के द्वारा ही राठौड़ सत्ता की स्थापना जांगल प्रदेश में की गई थी। बीकानेर के आसपास का भूभाग, जिसे प्राचीन काल में हम जांगल प्रदेश के नाम से ही जानते थे, यहां की गई थी। तो बीका से लेकर जो बाद में जो शासक रायसिंह तक हुए हैं उनका विवरण हमें यहां पर देखने को मिलता है। साथ ही साथ क्योंकि जूनागढ़ दुर्ग भी रायसिंह ने ही बनवाया था, इसीलिए इस जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण 1589 टू 1594 के बीच में यहां इनके एक प्रधानमंत्री थे जिनका नाम आता है करमचंद, इनकी देख रेख में इसका निर्माण करवाया गया था। सीधी सी सिंपल सी बात है, बीकानेर के राठौड़ों की, या फिर मैं यूं कह दूं कि बीका से लेकर जो रायसिंह तक बीकानेर के शासक हुए, प्रारंभिक जो इतिहास यहाँ का आता है
उसकी जानकारी प्रदान करने वाली प्रशस्ति राय सिंह प्रशस्ति है, जो यहां बीकानेर के राठौड़ वंश के शासक राय सिंह ने लगवाई थी। आगे बढ़ता हूं और बात को आगे बढ़ाते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विराटनगर अभिलेख, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बारे में भी जानकारी यह हमें प्रदान करता है। जी हां, विराटनगर जयपुर में ही है और यहां से अशोक के 2 अभिलेख हमें मिले। एक तो भाबरू शिला फलक जो आप यहां पर देख पा रहे हैं, और दूसरा बेराट अभिलेख। भाबरू की जो खोज की गई थी वह कैप्टन बर्ट के द्वारा यहां पर की गई थी और वर्तमान में यह कलकत्ता का जो म्यूजियम आता है इसमें इसको सुरक्षित रखा गया है। क्योंकि यह इंपोर्टेंट इसलिए है, अशोक ने बुद्ध धम्म व संघ में आस्था प्रकट की थी, इस बात की जानकारी हमें यहीं से प्राप्त होती है। वैसे बेराट सभ्यता की जब बात आती है तब हम इसे डिटेल से अर्थात बेराट के बारे में जानकारी संपूर्ण प्राप्त करते हैं, लेकिन आपसे इस अभिलेख के संदर्भ में यही प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसको आप लोग जरूर याद रख लेंगे। तो आज का जो महत्वपूर्ण सेशन हमारा था, जिसके माध्यम से जो भी महत्वपूर्ण अभिलेख हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से हो सकते हैं उनको बताने का प्रयास मेरे द्वारा किया गया है। उम्मीद रखता हूं कि बेहतरीन तरीके से आपको यह समझ में आ गए होंगे। अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं या फिर डेली होने वाले क्विज में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं स्टडी IQ RS टेलीग्राम ग्रुप पर। आज ही इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। या फिर आपका टारगेट है आरपीएससी या राजस्थान में आयोजित होने वाले सभी एग्जाम्स का कंप्लीट कोर्स अगर आप हमारे साथ जुड़ करके पूरा करना चाहते हैं तो स्टडी IQ एप्लीकेशन पर आज के आज ही आप कोर्स अवेलेबल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। प्रवीण 33 मेरा कोड है, आज ही लगा दीजिएगा, डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। बाकी की चर्चा, बाकी की बात हम अपने अगले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।